हेलो बच्चों, लेक्चर 5 या लेक्चर 6 अपना स्टार्ट हो गया पीरियोडिक टेबल का। आज अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे जो ये बोल रहे थे कि सर सम एक्सेप्शन, जो मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो थोड़ा बहुत मैंने बताया था उसके बेसिस पे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उस एक्सेप्शंस को आप देख लीजिए। जैसे क्रोमियम मैंने लिखाया था, कॉपर मैंने लिखाया था, मोलिब्डेनम मैंने नहीं लिखाया था, याद कर लेना। पीडी मैंने लिखाया था 4d10। ऐसे ही एजी मैंने नहीं लिखाया था। बाकी सारी चीज़ें जैसे पीटी का लिखाया था, एयू का लिखाया था, और बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे ये देख लो, ये सारे एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को लर्न करना है कि ये एग्जाम्पल है जिनमें एक्सेप्शन फॉलो होता है, कि ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये एक्सेप्शन बेटा रीजन क्या है, यदि एक्सेप्शन आ रहा है यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि क्या है एक्सेप्शन है, तो उसका रीजन क्या होगा। यदि एक्सेप्शन कहीं भी आ रहा होगा तो उसका रीजन होगा या तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर वो क्या कर रहा होगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या अचीव कर रहा होगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या फिर क्या होगा, इन दोनों से ही क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो मेन रीजन, यदि मैं इन घुमा फिरा के सारी बातों की एक बात लिखूं तो वो एक बात क्या होगी, स्टेबिलिटी। यदि मान लो जैसे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होता, लेकिन क्या है d5, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उस दिन की d5, ये क्या है, यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये क्या है, ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये स्टेबिलिटी को शो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5। तो इसका रीजन क्या आया, ये स्टेबिलिटी। तो ये इसी के बेस पे क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर लीजिए, इनको लर्न कर लेना, सीधा का सीधा लर्न करना है, इसका कोई ये नहीं है। उसका रीजन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप रीजन देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे देखो, आज अपन बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन बात करेंगे 4 टाइप ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या फिर मैं ये कहूँगा कि पीरियोडिसिटी क्या है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी और व्हाट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी ये होती है कि यदि पीरियड में मूव किया, लेफ्ट टू राइट मूव किया, या फिर डाउन द ग्रुप मूव किया, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो एलिमेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आया, उनकी एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आया, उनके आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो चेंज आ रहा है और इस चेंज का जो ट्रेंड शो हो रहा है उसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। या फिर मैं ये कह दूं कि जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इसमें यदि पीरियड में मूव करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करूंगा जिसको पीरियड बोला जाता है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। सेम यदि मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूं तो क्या चेंज हो रहे हैं ये। तो बेसिकली अपन 4 टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट या एटम की एक्चुअल रेडियस क्या है या फिर उसको बता पाना पॉसिबल नहीं है, अपन को अजम्पशन लेना पड़ता है। क्या अजम्पशन लेना पड़ता है, अजम्पशन ये लेना पड़ता है, जो आगे तुम्हें पता लग जाए, अजम्पशन ये लेना पड़ता है कि all the elements are spherical in shape। क्लियर। दूसरा अजम्पशन ये लिया जाता है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसकी एवरेज डिस्टेंस या एवरेज रेडियस निकालेंगे, बस एवरेज रेडियस लेंगे। कोई मॉलिक्यूल कैसा है, कोई मॉलिक्यूल कैसा है, अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, दोनों की रेडियस का एवरेज ले लेंगे, वो एवरेज से ही कैलकुलेट करेंगे, अपन उससे ही कैलकुलेट करेंगे रेडियस को। तो ये दो अजम्पशन लेने पड़ते हैं टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रेडियस। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। आप इधर देखोगे तो एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक के बाद में डी आएगा और इधर पी ब्लॉक आएगा, और इसके बाद में इनर्ट गैसेज आएगी। एस और डी वाले सारे मेटल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे,
ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। यदि ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो इसके बीच में जो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी डिस्टेंस को बोला जाता है मेटालिक रेडियस। यदि मैं कहूं कि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सर ये नहीं भला क्या आ गई कोवेलेंट बॉन्ड, जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होने से बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। डिटेल इसकी पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग में। तुम इतना याद करो, यदि किसी दो एलिमेंट्स एटम्स के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि इनर्ट गैस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोला जाता है वॉन्डरवॉल बॉन्ड। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है तो वो होता है आयनिक। क्लियर है। आज आयनिक बॉन्ड की एक और कंडीशन होती है, लेकिन तुम अभी इतना सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से। सबसे पहले अब देखो डिफरेंट टाइप की क्या होगी, मेटालिक रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस होगी, लास्ट में एक आयनिक रेडियस है जो कि डिफरेंट है। तो अपन वन बाय वन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट ही अलग अलग है, एक बार मेटल आ रहा है, एक बार नॉन मेटल आ रहा है, एक बार इनर्ट गैसेज आ रही है। तो उसके बेसिस पे ही अपन क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। अब देखो दो कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, तो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड, इसके लिए ये लिख सकते हैं कि यदि कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स, ये क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस किसके बीच में होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स यदि कोई है, मॉलिक्यूल है, कोवेलेंटली बॉन्डेड क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, उसके बीच में यदि कोई रेडियस है तो वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। अब देखो कोवेलेंट रेडियस में भी जैसे कि मान लो सिमिलर टाइप के बीच के एटम्स के बीच में यदि म्यूचुअल शेयरिंग होके बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस बन रही है तो उसको बोला जाता है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक रेडियस, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यदि मान लो कि डिफरेंट है कि एक H है और एक Cl है, तो ये छोटा और ये क्या बड़ा, इन दोनों के बीच में तो एक ये क्या है, डिफरेंट ऑफ एटम है। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम हो जिनके साइज अलग अलग हो तो उसको बोला जाता है हीटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, हीटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक। तो पहला अपन पढ़ने वाले हैं क्या, होमोन्यूक्लियर। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसे कि H2, अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रहा है तो कोवेलेंट पी ब्लॉक वाले जनरली बनाते हैं H2 O2 N2 F2। ये क्या है, सिमिलर है, सेम एटम है। तो यदि दोनों एटम सेम है तो उसको बोला जाता है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यदि इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर कोवेलेंट रेडियस। अब यदि मैं बात करूं इसमें कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं अपन कौन सा, H2, तो एक H2 ये आया, एक दो इतना बड़ा हालांकि होता नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। तो ये मान लो ये रेडियस क्या है, ये इसकी रेडियस है फर्स्ट की, ये भी RH ही होगी। इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के, इसको मैं दे देता हूं कि DHH। तो ये जो हाफ होगी ना जिसको बोलेंगे अपन R कोवेलेंट, तो ये R कोवेलेंट क्या है, D इनके दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच की दूरी डिवाइड बाय 2, यही होती है कोवेलेंट रेडियस। यदि तुम HH नहीं लो तो कुछ अलग ले लो कि एक मैंने A मान लिया, दूसरा मैंने भी A मान लिया, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो ये रेडियस RA, ये जनरल एक्सप्रेशन में निकाल रहा हूँ
तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए के बीच की डिस्टेंस डी ए। तो यदि इससे आर सी निकलेगा वो क्या आएगा, डी ए डिवाइड बाई 2। आर सी क्या है, इसकी हाफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला। फोर, कोवेलेंट रेडियस फॉर द होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना क्या, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसकी भी बात कर लेते हैं। खूब पानी पिया करो बेटा, काफी अच्छा रहता है। आगे बढ़े। एक मिनट। तो सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे एग्जांपल होंगे कैसे, ए बी टाइप का कोई बन रहा हो, ए सी टाइप, ऐसा कुछ, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो मान लो कि जैसे कि HCl, रियल एग्जाम्पल की बात करें तो HCl है, तो ये किस टाइप का, ए बी टाइप का बॉन्ड है ना। तो मान लो एक ये है, एक दूसरा जिसकी साइज अलग। इसकी रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस ऑफ ए और ये रेडियस ऑफ बी। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, ये है डी, डिस्टेंस ऑफ ए बिटवीन बी। आरसी क्या होगी, आरसी होगी इनकी इसकी हाफ। तो यदि मैं आरसी लिखूंगा वो आरसी क्या आएगी, डी। ठीक है, अब जनरल तो अपन ने ये जो पहले पढ़ते आ रहे थे वो हो गया। बट यदि इसको फिर क्या किया, इसको मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई करके इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, इसको एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया गया, किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो डी ए बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो। ये 0.9 है, और ये जो डीएबी आएगी ना, ये किस में आएगी, इन एंगस्ट्रॉन में। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व डेटा है। क्या आया कि ये जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी फॉर द हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो डिस्टेंस आती है आर ए प्लस आर बी माइनस 0 पर डेल्टा ई एन क्या होती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात कहूँ तो डेल्टा ई एन इज क्या है, ई एन ऑफ ए माइनस ई एन ऑफ बी। ई एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, समझ के बेटा। इसको ही बोला जाता है स्कोमेकर एंड स्टीवनसन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आया ना बेटा, इसका नाम होता है स्कोमेकर। यदि कहीं एग्जाम में लिखा है स्कोमेकर एंड स्टीवनसन फॉर्मूला, ये एंगस्ट्रॉन में है। यदि इसी एंगस्ट्रॉन को मैं चेंज करूं कि डी ए बी, वो क्या होगा, तो वो होगा आर ए प्लस आर बी माइनस, एंगस्ट्रॉन को चेंज करना है मुझे किस में, एंगस्ट्रॉन से दूसरी यूनिट में निकालना हो। मान लो एंगस्ट्रॉन में नहीं लेना, मुझे लेना है किस में, मीटर वगैरह इन सब में लेना है। तो क्या करना होगा, एंगस्ट्रॉन को चेंज कर दो, 10 की पावर माइनस उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, आर ए प्लस आर बी 0.909 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ई एन ऑफ ए माइनस ई एन ऑफ बी।
ये लिख दिया, ठीक है, और इसके बीच में क्या, मोड। ठीक, अब तुम देखो आर ए और आर बी, ये आर ए और आर बी कैसे हो गए कि मान लो कोई ए टाइप के दो बने होंगे, ए टाइप के क्या बने होंगे, ए टाइप का कोई एक मॉलिक्यूल बना होगा, और इसके बीच के इन दोनों के डिस्टेंस, ये आर ए जो कि पहले अपन कर चुके हैं आर ए, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी ए। इसके टर्म में लिखना है, तो तुम्हें पता है कि आर ए जो आती है इसमें क्या आती है, डी ए डिवाइड बाई 2। यदि मैं यही चीज यहाँ पे पुट कर दूं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के टर्म में ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई 2 प्लस डी बी बी बाई 2 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन ए बी। ये न्यू फॉर्मूला हो गया इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी बी के टर्म्स में। यदि आपको रेडियस नहीं दे रखी है और उसका क्या दे रखा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा, डिवाइड बाई 2 कर देना तो वो आर ए और आर बी ही आ जाता है। ठीक है, तो ये चेंजेस फॉर्मूला चेंज करके लिखा गया है। और डेल्टा ई एन ए बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो ये फॉर्मूला ये भी है ना, और ये भी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। जैसे कि मान लो एग्जांपल अपन ने लिया था क्या, जैसे ये एग्जांपल है, करेंगे अभी। जैसे कि मान लो यहाँ पे HCl लिया था, तो HCl के लिए क्या हो जाएगा, DHCl माइनस RH प्लस RCl माइनस 0.09 इंटू EN डिफरेंस डेल्टा EN HCl, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.09 मोड EN ऑफ H माइनस EN ऑफ Cl। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हो। आगे देखो फॉर्मूला दिया है, एक क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि क्या क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इज 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ XX इज, अब तुम्हें ये पता है कि किसके बीच में पूछा, CX, तो ये पूछा तुम्हें DCX। ये क्या होता है, DCC डिवाइड बाई 2 प्लस DXX डिवाइड बाई 2 माइनस 0.0। ये क्यों लगाया, तो आपको पता चल गया होगा कि हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ए मोड EN ऑफ C माइनस EN ऑफ X। DCC दे रखी है, CC बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये कितनी दे रखी है, 1.2 एंगस्ट्रॉम। और ये जो आती है वैल्यू वो भी किस में आती है, एंगस्ट्रॉम में। तो चेंज कुछ करना नहीं है, अपन को क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करना, 1.54 डिवाइड बाई 2 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.09 मोड ऑफ EN ऑफ C कितनी है, EN ऑफ C 2.5, EN ऑफ X कितनी है 3.5। यदि दोनों को माइनस किया 3.2.5 तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कितना का भाग जाएगा, भाग दो 15 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, बचे कितना 7.77 लिख सकते हैं अपन इसको, प्लस ये कितना आएगा 0.60, ये 0.66 और ये माइनस का 0.09 इंटू 1, और ये हो जाएगा DCX। इसको कैलकुलेट करने ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 1.37 माइनस 0.09, ये आएगा 1.37 माइनस 0.09, और ये आंसर आता है 1.28 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट CN बॉन्ड लेंथ वेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ CC ये दे रखी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ NN 1.37 गिवन द EN और ये दे रखी है। इसमें भी सेम फॉर्मूला, D क्या पूछा है, CN लेंथ पूछी है, तो DCC डिवाइड बाई 2 प्लस DNN डिवाइड बाई 2
माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, कौन सा, सी एन का। ई एन की वैल्यू दे रखी है, डी 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 सी सी की दे रखी है, डी एन एन की दे रखी है। तो आप आसानी से क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन करके वो फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन जैसे कि कोई भी डाटा दिया गया तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले क्या, मेटेलिक रेडियस। जो मेटल के बीच में, यदि दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने के बाद में जो डिस्टेंस आती है उसको बोला जाता है मेटेलिक रेडियस। तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन अब, मेटेलिक रेडियस। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेटेलिक रेडियस। वैसे मेटल की खास बात क्या होती है, मेटल की खास बात होती है कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपना, इलेक्ट्रॉन दूसरे को जल्दी डोनेट कर देता है। उसका रीजन क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्ड होता है वो लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड होता है किससे, अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उससे, जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी। तो यदि लूजली बाउंड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा तो आपको पता है यदि कोई मेटल है, ये मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या कितना भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसकी जगह यदि मैं x लेता तो ये क्या हो जाता, x इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया। तो हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या करता है, निकाल देता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो लूजली बाउंड होता है किससे, न्यूक्लियस से। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सेम चीज ये लिखी है, वही मैं समझाने वाला था। तो यदि इसको साइंटिस्ट ने बोला था कि ये जो m प्लस बनता है, m प्लस एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन x ये बनता है, इसको बोला जाता है करनेट और इसको बोलता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे बहुत सारी मेटल्स होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करती, निकाल देती है, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाके m प्लस एक्स बन जाता है और x इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ये आपस में क्या करते हैं, लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एम एक्स प्लस, इलेक्ट्रॉन एम एक्स प्लस, इलेक्ट्रॉन एम एक्स। तो ये क्या करता है, ये रिपीटेशन चलता रहता जाता है। इसको मेटालिक लैटिस बोला जाता है, ये मेटालिक लैटिस ऐसा होता है। अब मान लो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ कि प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लस होंगे जिनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे बहुत सारे प्लस। ऐसे नीचे भी रहेंगे, ऐसे नीचे भी क्या रहेंगे, m प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस। तो यहां तक क्या आ गई, मेटल्स आ गई, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी, लेयर रहेगी। ऐसा कुछ लेटिस का फॉर्मेशन हो जाता। यदि मैं दो ये लूं, मैं दो ये क्या लेता हूं, यहां से दो m प्लस, ये जो बन रहा है ये क्या है, m प्लस एक्स है, और ये भी पे क्या है, m प्लस एक्स है। यदि मैं दो m प्लस एक्स उठाता हूं, उठाया, इधर बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो उससे निकला, तो इसको ये बोल सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक लेयर, जो इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, समझ आया क्या, आगे बढ़े, एनी डाउट। एक मिनट पानी पी लेता हूं बेटा थोड़ा सा। अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी पास में लाएगा, इसको भी पास में लाएगा, इसको भी पास में लाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों एकदम थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे। ये रेडियस क्या है, इस मेटल की रेडियस है, दोनों मेटल अभी भी क्या है, सेम है, ये इसकी रेडियस है। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे अपन डी एम एम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आर एम, यदि ये दोनों पास में आ गए तो आर एम प्लस आर एम बराबर से डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एम एंड एन। तो 2 आर एम जो मेटेलिक रेडियस आती है वो डी एम एम,
आर एम इज वो डी एम एम डिवाइड बाई 2। क्लियर है, समझ में आया, आ गया समझ में। तो ये था मेटालिक रेडियस, कुछ नहीं है, ऐसा का ऐसा सीधा का सीधा रट लो। अब अपन ने क्या है, स्पेरिकल मान के एजम्पशन ही लिया है, बस और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस किसके बीच में, जो इनर्ट गैसेस के बीच में यदि जो रेडियस होती है वो, अब वो इनर्ट गैसेस के बीच में क्या होता है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, दूर रहेंगे। वीक फोर्स हुआ तो दूर रहेंगे। देखिए खुद सोच के देखो ना, यदि मान लो एक जीनोन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा जीनोन इसके पास में दूर दूर पड़ा रहेगा। तो ये डिस्टेंस किसके किसके बीच में होगी, मान लो एटम ए और ए है तो ये डी ए हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन वॉन डेर वाल, डी वॉन डेर वाल बोल सकते हैं। इसकी रेडियस मान लो आर है, इसकी रेडियस भी आर है, या फिर आर आर मान ले, आर आर मान ले, तो क्या होगा, डी ए डिवाइड बाई 2 किसका हो जाएगा, अब इनके बीच में ही क्या होगा, तो ये वाली जो रेडियस होगी वो आर बी होगी। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि आर वॉन डेर वाल जो भी होगी वो डी ए के बीच में, उसका एक्चुअल में ये डी ए सब में आ रहा है, लेकिन इसमें देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके बाद मेटल वाले जस्ट पास में आए थे, कोवेलेंट वाले बहुत दूर दूर थे। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकता है कि आर वी, आर वॉन डेर वाल, डी डिस्टेंस बिटवीन वॉन डेर वाल रेडियस डिस्टेंस, वॉन डेर वाल डिस्टेंस डिवाइड बाय ए की बात लिखी हुई है, ये भी यहाँ। डाउट ये तुम्हारी डाउट ये हो सकती है कि सर सब आपने डी ए लिखा, सब में डी ए लिखा है, लेकिन मेटल्स में क्या होता है, मैंने 3 चीजें पढ़ाई थी, क्या, कोवेलेंट, मेटालिक, वॉन डेर वाल। इसमें क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रही थी, तो इसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी वो क्या होगी, डी ए ये होगी। मेटल्स में फिर मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन लेयर बनती है, वो लेयर पास में लाती है और शेयरिंग इतनी नहीं होती, जस्ट पास में आता है, तो ये डिस्टेंस मेटालिक होगी। ये डिस्टेंस जो ए के बीच में कोवेलेंट होगी। फिर बोला कि ये तो रिएक्शन ही नहीं करते, दूर दूर पड़े रहते हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डी वॉन डेर वाल होगी। मुझे ये बताओ कि डी ए डी एम डी वी में सबसे ज़्यादा कौन है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डी वी इज ग्रेटर देन टू डी एम ग्रेटर देन टू डी सी। कोवेलेंट डिस्टेंस, कोवेलेंट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मेटालिक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वॉन डेर वाल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब ये तुम्हें पता चल गया देख के, ये तुम्हें देख के पता चल गया, तो रेडियस तो क्या होता है, इनका एवरेज होता है। तो मैं आज के बाद में यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के क्या आता है, रिजल्ट निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा होती है रेडियस वॉन डेर वाल की, जो कि काम का क्वेश्चन है, फिर होती है आर मेटालिक, और उसके बाद होती है आर कोवेलेंट। सर आयनिक रेडियस क्यों नहीं बोली, वो अलग होती है इनसे। पॉइंट नंबर स्टार मार्क 1, जो कि जनरली जेई मेंस और एग्जाम में पूछा जाता है। वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि सर इनर्ट गैसेस के बीच में बनता है, वो पास में आती नहीं, पास में आती नहीं तो दूर दूर रहती है, दूर दूर रहती है, तो अपन ने उन दोनों के इंटरन्यूक्लियर, मान लो कोई 2 एटम है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, अरे भैया पास में आएगी क्यों, पास में तब आएगी जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो पास में आएंगे नहीं, तो ये इतनी दूर है, फिर ये थोड़ी पास में है, ये इससे भी पास में है। क्लियर है क्या, आगे बढ़े हैं। अब ये जो लिखा है ना, इसके लिए कंडीशन भी लिख लेना कि दिस इज द फोर सेम टाइप ऑफ, ऐसे नहीं कि एक बहुत नीचे से उठा लिया एक बहुत ऊपर से उठा लिया, तो 4 सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, ये अप्लाई होगा। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया, डेटा के एन ऑप्शन शो 3 टाइप ऑफ रेडियस आर ए, एक 105 पिकोमीटर, एक 110, एक 92। देन राइट द करेक्ट टाइप ऑफ रेडियस, बताओ आर सी, आर बी, आर ए बी सी रेडियस है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा क्या है, आर बी, फिर क्या है आर ए, फिर क्या है आर सी। अब ये ऑर्डर आ गया, उधर अपन ने देखा था
कि रेडियस ऑफ वॉन्डरवॉल सबसे ज़्यादा होती है, फिर रेडियस ऑफ मेटालिक होती है, फिर रेडियस ऑफ कोवेलेंट होती है। ये ABC वाला सी है, जबकि ये वाला कोवेलेंट वाला सी है। तो इसका मतलब आर ए क्या हो गया, आर ए क्या हो गया, वॉन्डरवॉल। आरबी वॉन्डरवॉल क्योंकि सबसे ज़्यादा है। फिर आर ए क्या हो गया, मेटालिक हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये आर सी हो गया जो सबसे कम, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो पास पास में ज़्यादा आते हैं। तो ये खत्म होता है अपना थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस, ठीक, जो जनरली होती है। आगे बढ़े, आगे अपने पास है आयोनिक रेडियस। अब मान लो कि कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बन गया A प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये मैं कहूँगा कि दिस इज द कैटायनिक फॉर्मेशन, कैटायन फॉर्मेशन हो गया इधर। या फिर क्या हो सकता है कि A है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ये क्या बन जाए A माइनस, तो ये यहाँ पे क्या हो गया एनायनिक। अब मैं कहूँ कि ये जो है इसमें इनिशियल में 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे। जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ निकाल दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, जबकि 8 क्या बच गए, प्रोटॉन बच गए। इसमें क्या होगा कि मान लो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसमें बन गए 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। देखो माइनस प्लस आने से अभी इसमें भी 8 प्रोटॉन ही है, माइनस प्लस आने से प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अभी भी उतने थे, पहले भी उतने, चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, प्लस करा तो भी प्रोटॉन में चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, ओनली इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब अपन को पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो सेल नंबर बढ़ता जाता है, सेल नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ती जाती है। बाकी ये चीज़ पीरियड में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीरियड में ये क्या होता है, लागू नहीं होती है। पीरियड में ये लागू नहीं होती है क्या, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और है जो उस रेडियस को बढ़ने नहीं देती, वो कम कर देती है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि प्रोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन यदि ऐड हुआ, देखिए तुम सोचो, जैसे कि मैं तुम्हें एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। 7 सिंपल की एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने 8 प्रोटॉन है। सेम यही है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 11 नहीं करने अपन को कितने करने हैं, अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन। पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 9 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन लगेगा, जब इसमें रिपल्सन एक्ट होगा। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन क्या करें, बैलेंस करें। यहाँ वही 8 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए अब 9 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बता, यदि इलेक्ट्रॉन ये रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए से ए माइनस बढ़ेगा
तो साइज क्या होगी, साइज बढ़ेगी। यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो साइज क्या होगी, घटेगी। उसका रीजन होता है इफेक्टिव जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये समझ में आ गया। ये जो सिंपल स्वीट डेफिनेशन दी है, यदि मान लो गुब्बारे में हवा कितनी थी, मान लो 1 लीटर पहले सील की हुई थी, एटीएम 1 प्रेशर था, तुमने और गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट की, तो अब उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या बढ़ती है, नहीं बढ़ती, बचपन से देखते आ रहे हो। सेम इसके साथ भी है, अब बढ़ती जा रही है तो लास्ट में जो उसके ऊपर लेयर बनी रहती है उसके टूटने का डर भी, उसका फटने का डर भी उतना ही रहता है। ये समझ में आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ेगी। ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि सर इन द केस ऑफ केटाइन, इन द केस ऑफ केटाइन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम while नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस। यदि ऐसा होता है तो आपको ये पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इसमें तो बड़े थे तो साइज क्या होती है, बड़ी। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्या कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया तो मैं ये कह सकता हूँ हैंस साइज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ है तो उन प्रोटॉन को अब 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन को ही काबू करना पड़ेगा, तो अपने पास में खींचेगा, तो साइज ऑफ एटम या एलिमेंट क्या होगी, रिड्यूस होगी, यदि कैटायन आया था। तो इसके यहाँ पे एक और निकल के आ रही है, यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के ये आती है कि सर आपने जैसे कि ए था, जैसे कि मान लो एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही क्या है प्रोटॉन है। जब ये कार्बन से क्या बनेगा, कार्बन प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अभी 6 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। पहले यही एक, पहले यही कितने 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था, ये प्रोटॉन इसको क्या कर रहा था, बांध के रखा था, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन भी कम था। अब क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ, अब तो 5 ही रह गए, अब तो रिपल्सन और भी कम हो गया, अब तो 5 ही रह गए। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तो ये रिपल्सन क्या हुआ, ये रिपल्सन कम हुआ, रिपल्सन कम हुआ तो क्या हुआ, पास में ज्यादा आए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर एटम, एटम की जो रेडियस होती है उससे उससे कम होती है किसकी, आर, आर किसकी, केटाइन बन रहा है भाई, यहाँ पे केटाइन बन रहा है तो केटाइन की। अरे समझ आया क्या, ये हमेशा होगा, ऑलवेज। वैसे इसको जेड इफेक्टिव से समझा जाता है लेकिन मैंने जेड इफेक्टिव यूज कर लिया तो मैं पता नहीं चल पा रहा, ये कर सकते हो। ठीक है। एक और आगे के लिए चीज अभी बता देता हूं कि यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि एटॉमिक, जैसे जैसे एटॉमिक क्या हो रहा हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो, तो एटॉमिक रेडियस का जो वो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। और ये कंडीशन लगती है किसके लिए,
क्लियर है, समझ में आ गया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएगा, वो अट्रैक्शन यदि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या आगे छाप सकते हो थोड़ा सा, आज तुम्हें टाइम नहीं दिया गया तो थोड़ा छाप लो, उसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं मान लो तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, क्या क्वेश्चंस तुम्हारे लिए क्या आ गया, कंपेयर द एटॉमिक रेडियस फॉर मैग्नीशियम। क्या देता हूं मैं, मैग्नीशियम देता हूं तो मैं Mg जो 12 नंबर पे आता है, एक देता हूं तो मैं क्या Mg प्लस, और एक तो मैं मिलता है क्या Mg+2। यदि स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो ये 12 नंबर पे आते हैं, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें कितने 11, इसमें कितने, इसमें भी 12 प्रोटॉन है, इसमें भी कितने 12 प्रोटॉन है, क्योंकि प्लस आने से इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, अभी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 11, इसमें बचे कितने 10। ठीक, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कर लोगे ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या थे कि मान लो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन थे, अब हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अभी भी 6 है और इलेक्ट्रॉन हो गए 5। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है तो इधर से इधर जाए, इधर से इधर गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, रिपल्सन कम हुआ, तो क्या बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा। अट्रैक्शन किसका बढ़ा, न्यूक्लियस का, मतलब इन प्रोटॉन्स का। अट्रैक्शन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस क्या हुई, कम हुई। या फिर मैं ये कह सकता हूँ जो यहाँ पे लिखा, ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये पढ़ाऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हुई। तुम ये सोचो ना, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो रैंडमनेस थी, वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिपल्सन कर रहे थे वो रिपल्सन कम हो गया, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, उनको खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी खींचने की, इनकी रेडियस क्या होती है, अपने आप रिड्यूस होने लग जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो एटॉमिक रेडियस का यदि मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी सबसे कम। दिस इज ओनली फॉर दिस, अभी अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ओनली कैटायंस के लिए, अभी एनायंस के लिए भी करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यदि आपको बोला जाए कि सर और बहुत एग्जांपल बताओ, तो जैसे कि मान लो Na, तो इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी कैसे, Na+ की। तुम्हें ये एग्जांपल दे दिया जाए कि एल्यूमिनियम +3 है तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा, एग्जांपल दे दिया जाए तुम्हें किसका, मैग्नीशियम +2 और मैग्नीशियम +1। बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कि लिथियम और लिथियम प्लस, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस, कर दोगे। तो ये कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा इसका मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। लिख सकते हो, यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होती है। या फिर अपन ये लिख सकते हैं, *1 पॉजिटिव चार्ज
is inversely proportional to the atomic radius. आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े क्या? अब सर ऐसे बताओ कि एनायन के लिए फिर क्या होगा। तो मान लो केस सेकंड इसमें आता है क्या, एनायंस का। तो एनायन क्या होता है कि व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम, जैसे कि मान लो कोई है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया क्या, ए माइनस। हुआ क्या कि जैसे कि मान लो, अब यहाँ पे समझ लो, जैसे कि सेल, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये बन क्या गया, ये बन गया कि सर अभी भी जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस वहाँ का वहाँ रह गया, और अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6 हो गए, 2 1 2 3, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो रैंडमनेस बढ़ी क्या अंदर, या रैंडमनेस नहीं लिख के मैं ये कहूँ कि इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये रिपल्सन लग रहा है वो रिपल्सन बढ़ा क्या। यदि रिपल्शन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ी। सोचो, मान लो ये गुब्बारा, उसमें कितनी गैस भरी हुई है, मान लो कि उसमें 10 कितनी, यदि 1 एटीएम पे 1 लीटर पानी भरा गया है और तुम इसमें यदि 2 लीटर पानी भर दो तो साइज बढ़ेगी ना अपने आप। वही सेम है यहाँ पे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन थे 5, तुमने इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्सन होगा, आपस में रिपल्सन होगा तो ये जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वो क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? छापा, छाप लिया। रिजल्ट क्या निकल के आता है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि रिजल्ट, बेटा बताओ कि रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एटम। तो अब ऑर्डर क्या आया, एनायन की साइज ग्रेटर देन होगी साइज ऑफ एटम, और साइज ऑफ एटम किससे ज्यादा होती है, साइज ऑफ कैटाइन। इसका मतलब मान लो कोई एटम है ए माइनस है, एक न्यूट्रल है, एक के ऊपर कैटाइन है, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, आज के बाद में याद रखना। क्यों, क्योंकि यदि मैं इधर से इधर जाऊं, इधर से इधर गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज या साइज की बात करूं या फिर एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, या ये मैं कहूं कि रिपल्सन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत जरूरी है। तो आज के बाद में तुम्हें मैं यदि एक एग्जांपल दूं कि मान लो एक है O2 माइनस, एक है O, एक है ऑक्सीजन प्लस, तो बताओ सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी। अरे क्लियर है क्या? तो ये बेटा एटॉमिक
एटॉमिक रेडियस की कुछ ये बातें थी इनके बारे में। हो गया, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, जैसे कि एस और S-2 कौन सबसे ज़्यादा होगा? S-2 की साइज ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन और O-2 की साइज ज़्यादा होगी। जैसे P और P-3 इसकी बात करें तो P-3 की साइज सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, दुनिया भर के एग्जाम्पल है इसमें। तो आप कोई सी आपको एग्जाम्पल दे, कैसा भी एग्जाम्पल दे, तो आप सोल्व कर सकते हो। कि सर सारे मिक्सिंग में एक क्वेश्चन करा दो। मिक्सिंग में जैसे कि मान लो N-3, N-2, N-1, नाइट्रोजन प्लस 2, नाइट्रोजन प्लस 3। ये मान लो एग्जाम्पल है, और तुम्हें पूछा जाए कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज क्या होगा? तो मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि एनायन की जो साइज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर एटम आ जाता है और उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सबसे ज़्यादा एनायन किस पे? N-3 पे। तो सबसे ज़्यादा हो गया N-3, उसके बाद में N2-, उसके बाद में N-1, उसके बाद में नाइट्रोजन खुद, सॉरी, उसके बाद में आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस, उसके बाद में आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस 2, उसके बाद में नाइट्रोजन आ जाएगा प्लस 3। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या आ गए? एनायन। उसके बाद में बीच में एक क्या आया? एटम खुद, जो कि क्या है? न्यूट्रल। उसके बाद में क्या आया? कैटायन। तो प्रूव हो गया। कर लोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते। जेड इफेक्टिव अब पॉइंट साइज और रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ये क्लियर हो रहा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके नेम से स्पष्ट, नेम से क्लियर हो रहा होगा क्या? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन गिवन स्पीसीज, मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं बात कहूँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्या, कि जैसे कि मान लो F- है और इधर क्या है? Na+। यदि मैं बात करूं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन जो फ्लोरीन है वो 9 नंबर पे आता है, 9 प्रोटीन। यदि इस पे प्रोटॉन की बात करूं तो इसमें 11। यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसमें 9, जब ये न्यूट्रल होता तो 9 होते। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, 10 हो गए। Na+ के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते थे, 11 प्रोटॉन होते थे, एक इसने दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 10। क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब ये स्पीसीज क्या है? आइसो। अरे बात समझ आई क्या? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 एंड 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 एंड 11 है। और मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यदि किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा किस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। यदि इसके यहाँ पे मैं बात करूँ सेल की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पे क्या कर रहा है, खींचने वाले की पावर बढ़ रही है, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहा है तो ज्यादा खींचेगा। प्रोटॉन किस में ज्यादा है, इसमें। प्रोटॉन इसमें ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पास में आएगा, तो साइज किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी, क्योंकि खींचने वाला ज्यादा किसमें है, इसमें। यदि ये जो मॉलिक्यूल जिसको अपन स्पेरिकल मानते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। और मैं एक कह रहा हूं जिसमें कम प्रोटॉन, इसमें तो 9 ही है, इसमें 11 है, जबकि इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, किसमें, इसमें। यदि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो ये खींचेगा ज्यादा, तो पास में ज्यादा आएगा, साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अब देखो आया क्या, अल्टीमेट ऑर्डर क्या आया, एफ माइनस की साइज ज्यादा होती है Na+ से। इसका रीजन क्या है कि ये तो एनायन है और ये क्या है, ये केटाइन है। आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं, ये होता है क्या, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए तब लगेगा। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर मैं कंपेयर नहीं कर पाता, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन जिनको खींच रहे हैं, जिनके कारण साइज उसकी आती है, उसको खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो उसकी साइज अपने आप रिड्यूस होगी। क्लियर, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। अरे आया क्या समझ में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी सेम चीज। अब बीच में तुम ये मत कह देना कि सर एक इनर्ट गैस भी आती है यहाँ पे 10 नंबर पे, नियॉन। इनर्ट गैस के लिए वॉन डेर वाल रेडियस होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल दे दिया जाए, ये थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, साइज और रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि मान लो आपको एग्जांपल दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन के, इसमें हो गए 10, पहले 7 थे, 3 गेन के 10 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के पास 8 थे, इसने 2 गेन के, बन गए 10। फ्लोरीन ने 9 होते थे, 1 गेन किया, 10 हो गए। इनके बाद 11 नंबर पे आता है सोडियम, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 दे दिया, बन गया क्या, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बन गए 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम पे बन गया एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो बन गया 10 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं चेक करूं तो इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 10 10 10 10 10। इसका मतलब ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 ही है, इधर 8 है, इधर 9 है। प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन सेम, क्या खींच पाएगा 10 को, जितने की ये कितने पे, 13 पे खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा साइज, तो ये हो जाएगा किसका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर। आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है तुम्हारे लिए। ये अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, जेड इफेक्टिव। आज के लिए बहुत सफिशिएंट है, इतना इतना करके आना, इसके क्वेश्चन करके आना। जब मैं जेड इफेक्टिव पढ़ा दूंगा तो इसके बाद में आपसे और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करे जाएंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से बेटा, जो भी आपको प्रैक्टिस बुकलेट मिलती है, क्वेश्चंस कहीं से भी आप मार्केट से खरीद के कोई जो बुक फॉलो करे उसके क्वेश्चन करिए। आज मैंने वीके जायसवाल का, जैसे कि दिव्यान पूछता रहता है, आज जो पढ़ाया उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप बीच में एक फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव, वो जेड इफेक्टिव नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा।